आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फ़र्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तारीख है 13 फरवरी 2026। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज की हमारी चर्चा का सफ़र कैसा रहेगा। सबसे पहले हम पॉलिटी और गवर्नेंस में सेंट्रल विस्टा के नए सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन के उद्घाटन की हर एक परत को खोलेंगे, जानेंगे कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या असर पड़ेगा। इसके बाद सिक्योरिटी में अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील 3.6 लाख करोड़ की खरीद को समझेंगे, जिसमें रफाल जेट्स और P-8I एयरक्राफ्ट शामिल है। फिर सोशल इश्यूज में एम्स की चौंकाने वाली व्हाइट पेपर रिपोर्ट देखेंगे कि कैसे 2050 तक भारत में मोटापा एक महामारी बन सकता है। इसके बाद इतिहास के गलियारों में चलेंगे और देखेंगे कि इजिप्ट में मिले तमिल ब्राह्मी शिलालेख भारत के प्राचीन व्यापार के क्या राज खोलते हैं। साइंस एंड टेक में वर्ल्ड रेडियो डे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और उसके नैतिक सवालों पर गौर करेंगे। फिर गवर्नेंस, इकोनॉमी, प्रीलिम्स फैक्ट्स, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आखिर में एक ज़बरदस्त क्विज के साथ आज की चर्चा को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला विषय गवर्नेंस की दुनिया से है और ये एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सरकार का कामकाज जहां से चलता है उस जगह का कह सकते हैं कि पता ही बदल गया है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक बदलाव नहीं है, ये एक बहुत ही ठोस फिजिकल शिफ्ट है। बात हो रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक नए माइलस्टोन की। राइट, सेंट्रल विस्टा। तो क्या हुआ है एग्जैक्टली? कौन सी नई इमारतें हैं और क्या खास है उनमें? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2026 को दो नई बहुत ही महत्वपूर्ण इमारतों का उद्घाटन किया है। अच्छा। पहली है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी पीएमओ का नया कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है। हाँ, और दूसरी बिल्डिंग है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की नई इमारतें, जिन्हें कर्तव्य भवन 1 और 2 का नाम दिया गया है। मतलब जो पावर सेंटर इतने दशकों से कॉलोनियल एरा के साउथ ब्लॉक में था, वो अब इन नई मॉडर्न फैसिलिटीज में शिफ्ट हो गया है। बिल्कुल, और ये शिफ्ट सिर्फ एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना नहीं है। जैसा कि आपने शुरू में कहा, इसके बहुत गहरे प्रशासनिक मायने हैं, जिसे हम अब एक-एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक यूपीएससी सिलेबस में कहाँ फिट होता है? ये टॉपिक सीधे-सीधे जीएस पेपर 2 से जुड़ता है। जीएस पेपर 2। हाँ, इसमें जो सेक्शंस हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स और स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये उन दोनों के लिए कोर टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, इनका इतिहास क्या है? ये कब बने थे और क्यों? तो ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग हिस्ट्री है। रायसीना हिल पर बने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को 1931 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने बनाया था। लुटियंस दिल्ली का हिस्सा। हाँ, ल्यूटियंस दिल्ली। पर यहाँ एक कॉमन मिसकंसेप्शन है जिसे क्लियर करना जरूरी है। ज्यादातर लोग इसे लुटियंस का काम मानते हैं, पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट असल में हर्बर्ट बेकर थे। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दोनों ने मिलकर दिल्ली को डिजाइन किया, पर ये खास इमारतें बेकर की देन है। एग्जैक्टली। और ये दोनों आर्किटेक्ट्स के बीच के प्रोफेशनल राइवलरी की भी कहानी है। खैर, तो ये इमारतें ब्रिटिश राज के पावर सेंटर के तौर पर बनाई गई थीं। और आज़ादी के बाद इनका क्या हुआ? आज़ादी के बाद भारतीय गणतंत्र ने इन्हें अपने कामों के लिए रीपर्पस कर लिया। साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ गए, और नॉर्थ ब्लॉक में होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री। राइट। और ये पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, क्या ये शुरू से ही इतना पावरफुल था जितना आज है? नहीं, इसका एवोल्यूशन भी स्टेप बाय स्टेप हुआ है। 1947 में इसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट यानी पीएमएस के तौर पर हुई थी। पीएमएस। जी के समय में इसे एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के तहत एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, मतलब इसे कानूनी रूप से एक सरकारी विभाग का दर्जा मिला। और पीएमओ नाम कब पड़ा? वो पड़ा 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार के समय। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कर दिया गया। तो ये तो हुई पुरानी व्यवस्था की बात। अब सवाल ये उठता है कि नई बिल्डिंग्स की जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
क्या पुरानी इमारतों में काम नहीं चल रहा था? काम तो चल रहा था, लेकिन बहुत ही इनएफिशिएंट तरीके से। पुरानी व्यवस्था की समस्याओं को अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट देखें तो सबसे बड़ी समस्या थी फ्रैगमेंटेशन, यानी बिखराव। फ्रैगमेंटेशन मतलब ये कि सरकार के मंत्रालय पूरी दिल्ली में अलग अलग पुरानी इमारतों में फैले हुए थे। कोई शास्त्री भवन में है, कोई कृषि भवन में, कोई उद्योग भवन में। मैंने इसके लिए एक एनालॉजी सुनी थी कि ये ऐसा है जैसे एक ही कंपनी के डिपार्टमेंट अलग-अलग शहरों में हो। ये बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। सोचिए, एक ही कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट दिल्ली में, फाइनेंस मुंबई में और मार्केटिंग बैंगलोर में। उनके बीच कोऑर्डिनेशन कितना मुश्किल होगा। हाँ, एक दूसरे को बस ईमेल और फोन कॉल्स, फाइल्स तो महीनों तक अटकी रहेंगी। एग्जैक्टली यही सरकार के साथ हो रहा था। मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन में बहुत दिक्कत थी। फाइल मूवमेंट में बहुत ज्यादा देरी होती थी। तो इनएफिशिएंसी पहली बड़ी वजह थी। और दूसरी वजह थी हाई कॉस्ट्स। ये पुरानी इमारतें, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, इनका मेंटेनेंस बहुत महंगा है। ऊपर से जगह की कमी की वजह से सरकार प्राइवेट ऑफिस स्पेस रेंट पर लेती थी, जिसके लिए हर साल हजारों करोड़ का किराया दिया जाता था। अच्छा, तो ये एक आर्थिक बोझ भी था। बहुत बड़ा। और तीसरी समस्या थी सब ऑप्टिमल एनवायरनमेंट। काम करने का जो माहौल था वो आज की मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी की जरूरतों के हिसाब से ठीक नहीं था। जगह की कमी, पुरानी टेक्नोलॉजी, ये सब प्रोडक्टिविटी पर असर डालता है। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन, इनएफिशिएंसी, हाई कॉस्ट्स और सब ऑप्टिमल एनवायरनमेंट, ये वो कारण थे जिनकी वजह से सेंट्रल विस्टा की जरूरत महसूस हुई। जी हाँ। अब इन नई इमारतों पर आते हैं। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन, इनकी की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? पहले सेवा तीर्थ की बात करते हैं। ये क्या है? सेवा तीर्थ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का नया कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें सिर्फ पीएमओ नहीं है। अच्छा, और क्या है? इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, जिसे हम एनएससीएस कहते हैं, और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी होगा। तो देश की जो 3 सबसे अहम एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, वो अब एक ही कॉम्प्लेक्स में एक साथ काम करेंगी। और इसका नाम सेवा तीर्थ क्यों? ये नाम एक सिंबॉलिक मैसेज देता है। बिल्कुल। तीर्थ का मतलब होता है एक पवित्र स्थान। ठीक है। तो सेवा तीर्थ का अर्थ हुआ पब्लिक सर्विस का एक पवित्र केंद्र। ये सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के विचार को दिखाता है कि सत्ता का केंद्र शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए है। एक फिलॉसफिकल अंडरपिनिंग है इसके पीछे। बिल्कुल। और कर्तव्य भवन, यहाँ कौन-कौन होगा? कर्तव्य भवन 1 और 2 में बाकी सारे प्रमुख मंत्रालय एक साथ लाए गए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, आप नाम लीजिए, और वो मंत्रालय अब यहाँ होगा। तो जो मंत्रालय पूरी दिल्ली में फैले हुए थे, वो सब अब एक ही जगह पर? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य इंटर मिनिस्टीरियल सिनर्जी को बढ़ाना है। जब सारे अधिकारी एक ही कैंपस में होंगे तो कम्युनिकेशन आसान होगा, मीटिंग्स जल्दी होंगी और पॉलिसी मेकिंग कोलैबोरेटिव होगी। इन बिल्डिंग्स के बारे में एक और बात सुनने में आई है, GRIHA स्टैंडर्ड्स। ये क्या होता है? GRIHA का फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। जी, ये ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए भारत का अपना नेशनल रेटिंग सिस्टम है। TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने इसे डेवलप किया है। और इन बिल्डिंग्स को 4 स्टार GRI रेटिंग मिली है। इसका मतलब क्या है? 4 स्टार रेटिंग का मतलब है कि ये इमारतें एनर्जी एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बहुत ऊंचे मानकों को पूरा करती हैं। इनमें रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पैनल्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। वाटर कंजर्वेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एडवांस सिस्टम्स लगे हैं। तो ये मॉडर्न है, एफिशिएंट है और इको फ्रेंडली भी है। जी हाँ। चलिए, अब इसको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं। प्रीलिम्स के लिए यहाँ से क्या-क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स के लिए यहाँ से बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं। जैसे कि? पहला तो लुथियंस वर्सेस बेकर का अंतर। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ साउथ ब्लॉक्स एडविन लुथियंस ने डिजाइन किए थे, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। सही जवाब होगा हर्बर्ट बेकर। बिल्कुल। दूसरा, सेवातीर्थ और कर्तव्य भवन में ऑफिसेस का बंटवारा। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऑफिस किस बिल्डिंग में है। जैसे? पीएमओ, सेवातीर्थ, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कर्तव्य भवन। एग्जैक्टली। और तीसरा, 4 स्टार गृह रेटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये सरकार की इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है और इसे इंडिया के नेट जीरो बाय 2070 के लक्ष्य से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये तो हुई प्रीलिम्स की बात। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से इसके हर पहलू को समझते हैं, इसका मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक आयाम, एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन।
देखिए, प्रशासनिक तौर पर ये एक गेम चेंजर हो सकता है। पहले की फ्रैगमेंटेशन से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में कैसे देरी होती थी, इसका एक उदाहरण देता हूं। हाँ, बताइए। मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को एक नई योजना के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल चाहिए। पहले फाइल फिजिकली एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय जाती थी, जिसमें कई दिन, कभी-कभी हफ्ते लग जाते थे। और अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ सवाल पूछ लिए तो फाइल वापस आती थी, फिर जवाब तैयार होता था, फिर वापस जाती थी। इस बैक एंड फोर्थ में बहुत समय बर्बाद होता था। अब जब दोनों मंत्रालयों के अधिकारी एक ही बिल्डिंग में हैं, तो वो बस लिफ्ट से दूसरे फ्लोर पर जाकर मीटिंग कर सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम घट जाएगा। बिल्कुल, टर्न अराउंड टाइम घटेगा और एक कोलैबोरेटिव कल्चर बनेगा। इसे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच कहते हैं, जहां सरकार के सभी अंग एक यूनिट की तरह काम करते हैं। ये तो हुआ प्रशासनिक फायदा। अब इसके आर्थिक और पर्यावरणीय आयाम, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डिमेंशन पर आते हैं। आर्थिक रूप से इस प्रोजेक्ट पर हुए शुरुआती कैपिटल एक्सपेंडिचर की बहुत आलोचना हुई है। एक महंगा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म था। लेकिन सरकार का तर्क है कि हमें इसे लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल सेविंग्स के नजरिए से देखना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया, सरकार प्राइवेट ऑफिस स्पेस के किराए पर जो हजारों करोड़ हर साल खर्च कर रही थी, वो बचेगा। और पुरानी बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस कॉस्ट भी बचेगा। हाँ, वो भी। तो लॉन्ग रन में ये प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। और एनवायरमेंटल डायमेंशन की बात करें तो GRI कंप्लायंस बहुत बड़ा कदम है। इसे इंडिया के नेट जीरो बाय 2070 के लक्ष्य से जोड़कर देखना चाहिए। ये दिखाता है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट साथ साथ चल सकते हैं। ठीक है। अब इसका तीसरा आयाम सुरक्षा और तकनीक, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। ये भी बहुत जरूरी है। पुरानी बिल्डिंग्स कॉलोनियल एरा की थी, वो आज के साइबर फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए नहीं बनी थी। मतलब फिजिकल सिक्योरिटी तो थी, पर साइबर सिक्योरिटी एक चैलेंज था। एग्जैक्टली। नई फैसिलिटीज में एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिजिटली कनेक्टेड ऑफिसेज, स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल, 24/7 सर्वेलेंस और एक मॉडर्न इमरजेंसी रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देश के हाई गवर्नेंस हब को ज्यादा सिक्योर बनाता है। ये सब तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हुए, लेकिन क्या इस प्रोजेक्ट की कोई आलोचना भी हुई है? इसका एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट भी तो होगा। हाँ, बिल्कुल हुई है, और मेंस आंसर में उसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है। दो मुख्य आलोचनाएं हैं। क्या है वो? पहली है हेरिटेज कॉन्जर्वेशन को लेकर। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक आइकॉनिक ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। सरकार ने कहा है कि इन्हें म्यूजियम में बदला जाएगा। तो इसमें क्या चिंता की बात है? चिंता ये है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्लानिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हेरिटेज कॉन्जर्वेशनिस्ट को इस प्रोसेस में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि इनकी ऐतिहासिकता और आर्किटेक्चरल इंटेग्रिटी बनी रहे। ओके, अ ट्रांसपेरेंट प्लान फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन। और दूसरी आलोचना? दूसरी आलोचना वही है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना काफी नहीं है। बिल्कुल। आलोचकों का कहना है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हार्डवेयर बदलना काफी नहीं है। जब तक आप ब्यूरोक्रेटिक सॉफ्टवेयर में सुधार नहीं करते, तब तक असली बदलाव नहीं आएगा। और ये सॉफ्टवेयर सुधार क्या होंगे? इसमें सिविल सर्वेंट्स रिफॉर्म्स आते हैं, जैसे लैटरल एंट्री को बढ़ावा देना, डिजिटल अपस्किलिंग पर फोकस करना, रेड टेपिज्म को कम करना। अगर वही पुरानी ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट नई बिल्डिंग में चली गई, तो सिर्फ जगह बदलेगी, काम करने का तरीका नहीं। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एनालॉजी वाकई बहुत पावरफुल है इसे समझने के लिए। हाँ, तो इस पूरी चर्चा के बाद वे फॉरवर्ड क्या है? आगे क्या किया जाना चाहिए? 3 मुख्य सुझाव हैं। पहला, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स के अडेप्टिव रीयूज का जो मास्टर प्लान है, उसे पब्लिक किया जाए और उस पर पब्लिक कंसल्टेशन हो। ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, टोटल डिजिटल इंटीग्रेशन। ई-ऑफिस इनिशिएटिव को 100% लागू किया जाए, ताकि गवर्नमेंट ट्रूली पेपरलेस बन सके। डिजिटल फर्स्ट। और तीसरा, पब्लिक एक्सेसिबिलिटी। ये पावर सेंटर्स आम नागरिक से दूर नहीं होने चाहिए। म्यूजियम्स, गाइडेड टूर्स या पब्लिक गैलरीज के जरिए ये सुनिश्चित किया जाए कि ये इमारतें सिर्फ बाबुओं के लिए नहीं, बल्कि देश की जनता के लिए भी एक्सेसिबल हों। बिल्कुल। तो आखिर में कंक्लूजन के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन मॉडर्न गवर्नेंस की दिशा में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है। ये एफिशिएंसी, कोलैबोरेशन और सिक्योरिटी को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इन इमारतों की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये ब्यूरोक्रेटिक सॉफ्टवेयर में भी सुधार ला पाते हैं या नहीं। इनकी असली सफलता तब होगी जब ये वाकई सेवा तीर्थ यानी पब्लिक सर्विस का एक सच्चा केंद्र बनेंगी। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। तो गवर्नेंस को मजबूत करने के बाद अब बात करते हैं देश की सुरक्षा को फौलादी बनाने की। भारत ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, एक बहुत बड़ी डिफेंस डील हुई है।
हाँ, ये इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसे हम डीएसी कहते हैं और जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं, उसने 3.60 लाख करोड़ रुपए के मिलिट्री प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी एओएन दी है। 3.60 लाख करोड़ रुपीस, ये एक जाइगैंटिक अमाउंट है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें कई सारी चीजें हैं, लेकिन दो सबसे बड़ी और हेडलाइन ग्रैबिंग एक्विजिशंस हैं। ओके। पहली, इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA की खरीद, और ये विमान होंगे फ्रेंच डाउसेट राफाल। 114 और राफेल जेट्स। जो 36 हमारे पास पहले से हैं उनके अलावा। जी हाँ, उनके अलावा। और दूसरी बड़ी खरीद है इंडियन नेवी के लिए 6 अतिरिक्त बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट। ये अमेरिका से लिए जाएंगे और ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। P-8I ये वही विमान है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, ये समुद्र की गहराइयों में छिपी पनडुब्बियों को खोजने और उन्हें नष्ट करने में माहिर हैं। इन्हें पोसाइडन भी कहा जाता है। तो फिर से वही सवाल, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक सिलेबस में कहाँ आता है? ये GS पेपर 3 का कोर टॉपिक है। GS3 सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, इन सब टॉपिक से ये डायरेक्टली जुड़ता है। ठीक है, तो अब बैकग्राउंड पे आते हैं। इस मैसिव खरीद की जरूरत क्यों पड़ी? What was the urgency? जरूरत बहुत सीरियस है और मल्टी प्रोंग थी। सबसे बड़ा फैक्टर है टू फ्रंट थ्रेट। चीन और पाकिस्तान? जी, भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ लड़ने की तैयारी रखनी पड़ती है। ये एक रियल स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। इस सिनेरियो के लिए हमारी एयरफोर्स के पास पर्याप्त फाइटर स्क्वाड्रंस होने चाहिए, और हमारे पास है नहीं। यहीं पर समस्या है। इंडियन एयरफोर्स की सैंक्शनड स्ट्रेंथ यानी सरकार द्वारा स्वीकृत संख्या 42 फाइटर स्क्वाड्रंस की है। 42? लेकिन हमारे पुराने MiG-21, MiG-29, जैगवार, मिराज 2000 ये सब धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। इस वजह से हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ घट के सिर्फ 29 स्क्वाड्रंस रह गई हैं। 42 के मुकाबले सिर्फ 29? ये तो बहुत बड़ा गैप है। एक क्रिटिकल ऑपरेशनल गैप है। 114 नए राफेल जेट्स इसी गैप को भरने के लिए हैं। और नेवी की बात करें तो इंडियन ओशन रीजन यानी IOR में चीन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। चाइनीज नेवल प्रेजेंस? हाँ, खासकर उनकी सबमरीन्स की मौजूदगी। वो चुपचाप हमारे वाटर्स में ऑपरेट करती हैं। उन पर नजर रखने के लिए और उन्हें काउंटर करने के लिए P-8I जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट की हमें सख्त जरूरत है। इस डील की टाइमिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये फ्रेंच प्रेसिडेंट के भारत दौरे से ठीक पहले अनाउंस हुई है। हाँ, ये टाइमिंग स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग का हिस्सा है। ये भारत और फ्रांस के बीच गहरे होते स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को दिखाता है। ये सिर्फ एक बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। चलिए अब कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो इस डील से जुड़े हैं। सबसे पहले ये टर्म जो बार बार आता है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, AON। इसका मतलब क्या है? AON डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर यानी DAP का पहला और सबसे जरूरी कदम है। फर्स्ट स्टेप। हाँ, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है कि हाँ, सेना को इस सामान की वाकई जरूरत है और हम इस जरूरत को मानते हैं। AON मिलने के बाद ही सेना मार्केट में जाकर पोटेंशियल सेलर से बात करना शुरू कर सकती है, जिसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP कहते हैं। तो AON एक तरह से प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन सिग्नल है। बिल्कुल, ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल है। दूसरा कॉन्सेप्ट है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, MRFA। मल्टी रोल का क्या मतलब है? मल्टी रोल का मतलब है कि ये लड़ाकू विमान एक साथ कई तरह के काम कर सकते हैं। ये सिर्फ डॉग फाइट यानी हवा में दूसरे विमानों से लड़ने के लिए नहीं है। तो और क्या क्या कर सकते हैं? ये एयर टू एयर कॉम्बैट कर सकते हैं, ग्राउंड पर टारगेट्स को बॉम्ब कर सकते हैं, ग्राउंड अटैक, दुश्मन के रेडार को जैम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रिकोनॉसेंस यानी जासूसी भी कर सकते हैं। रफाल एक क्लासिक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। गॉट इट। इस डील में एक और बहुत फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का जिक्र है, ASHAPS। ये क्या बला है? ASHAPS एक बहुत ही एडवांस्ड और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी है। इसका फुल फॉर्म है एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। सूडो सैटेलाइट मतलब नकली सैटेलाइट? एक तरह से हाँ, समझिए ये क्या है। ये सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब बिना पायलट के उड़ने वाले विमान जो सूरज की रोशनी से चलते हैं। ओके। ये स्ट्रेटोस्फीयर में ऑपरेट करते हैं, कमर्शियल फ्लाइट से बहुत ऊपर, करीब 20-25 किलोमीटर की ऊंचाई पर,
और वहां ये महीनों तक एक ही जगह पर मंडरा सकते हैं। महीनों तक? जी हाँ, और वहां से ये सर्विलेंस और कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ठीक एक सैटेलाइट की तरह। इसीलिए इन्हें सूडो सैटेलाइट कहते हैं। ये ड्रोन और सैटेलाइट के बीच का एक हाइब्रिड है। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। पर ये रियलिटी है और भारत इसे डेवलप कर रहा है। ये सर्वेलेंस के लिए गेम चेंजर हो सकता है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुल 114 राफेल में से 90 भारत में बनेंगे। 90 out of 114, that's a huge number. हाँ, और इन 90 विमानों में लगभग 50% इंडिजिनस कंटेंट होगा। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये सिर्फ ऑफ द शेल्फ खरीद नहीं है, इसमें मैसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। एग्जैक्टली। दूसरा फैक्ट, एयरक्राफ्ट का ओरिजिन। राफेल फ्रेंच ओरिजिन, दासॉल्ट एविएशन। P-8I US ओरिजिन, बोइंग। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। राइट। और इन दो बड़ी डील्स के अलावा DAC ने कुछ और छोटी खरीद को भी मंजूरी दी है, जैसे आर्मी के लिए विभव एंटी टैंक माइंस और आर्मी के पुराने BMP- और T-72 टैंक्स का ओवरऑल। ओके। अब आते हैं मेंस एनालिसिस पर। इस डील के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पहलुओं को समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल डायमेंशन। स्ट्रेटेजिकली ये डील भारत की टू फ्रंट डिटरेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करती है। 114 नए राफेल्स जब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगे तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पावर बैलेंस को भारत के पक्ष में रिस्टोर करेंगे। राफेल की ऐसी क्या खासियत है? राफेल की कैपेबिलिटीज, इसके साथ जो मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और स्कैल्प लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल आती हैं, वो गेम चेंजर हैं। वो हमारे एडवर्सरीज को हमसे एक सेफ डिस्टेंस रखने पर मजबूर करती हैं। और P-8I का स्ट्रेटेजिक रोल? P-8I इंडियन ओशन में भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करेगा। हमारी अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, यानी समंदर के नीचे क्या हो रहा है, इसकी जानकारी कई गुना बढ़ जाएगी। ये न सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए बल्कि हमारे पार्टनर कंट्रीज की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसका इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन देखते हैं। मेक इन इंडिया की बात तो हमने की, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। करना पड़ेगा। HAL या किसी प्राइवेट इंडियन कंपनी के साथ मिलकर एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन स्थापित करनी होगी। इससे जॉब्स क्रिएट होंगे? जॉब्स तो होंगी ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। हजारों MSMEs यानी छोटी और मीडियम कंपनियां जो नट्स, बोल्ट्स, वायरिंग, सॉफ्टवेयर जैसी चीजें बनाती हैं, उन्हें ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। तो ये सिर्फ असेंबली नहीं है, ये डीप लोकलाइजेशन है। बिल्कुल। और एसहाप्स जैसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट हमें फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार करेगा। ये एक टेक्नोलॉजिकल लीप है। ये सब तो बहुत पॉजिटिव है, पर क्या इसमें कोई चुनौतियां भी हैं? कोई क्रिटिकल व्यू पॉइंट्स? बिल्कुल हैं, और उन्हें समझना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा, AON मिलना तो सिर्फ शुरुआत है। राइट, द मैराथन हैज जस्ट बिगन। द फर्स्ट चैलेंज इज प्रोक्योरमेंट डिलेज। भारत का रक्षा खरीद प्रोसेस बहुत लंबा और जटिल है। AON से कॉन्ट्रैक्ट साइन होने तक सालों लग जाते हैं। 2001 में शुरू हुई MRFA की ओरिजिनल प्रोसेस आज तक पूरी नहीं हुई है। सालों? हाँ, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। दूसरी चुनौती है प्राइस नेगोशिएशंस। मोल भाव। जी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कॉस्ट क्या होगी, लायबिलिटी क्लॉजेस क्या होंगे, इन सब पर बातचीत में बहुत समय लग सकता है। फ्रांस चाहेगा कि उसे अच्छी कीमत मिले, भारत चाहेगा कि डील कॉस्ट इफेक्टिव हो। इस नेगोशिएशन में अगर देरी हुई तो IF को इंटरम पीरियड में वल्नरेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। तो ये दो बड़ी चुनौतियां हैं, प्रोसेस में देरी और कीमत पर बातचीत। जी हाँ। तो फिर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? आगे का रास्ता क्या है? पहला, प्रोक्योरमेंट साइकिल को छोटा किया जाए। DAP में रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि डिसीजन मेकिंग फास्ट ट्रैक हो सके। स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। दूसरा, DRDO और HAL को एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनानी चाहिए टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के लिए। जो भी टेक्नोलॉजी दासॉल्ट से मिले, उसे सिर्फ राफेल बनाने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उस नॉलेज का इस्तेमाल हमारे अपने इंडिजिनस प्रोग्राम्स जैसे AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हो। मतलब इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए। बिल्कुल। और तीसरा, ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स का फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के इनोवेटिव स्टार्टअप्स को भी मिलना चाहिए। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन में ये डील भारत की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए एक मील का पत्थर है, पर इसकी असली सफलता इस बात में है कि ये भारत को सिर्फ एक इंपोर्टर से एक सेल्फ रिलायंट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में कितना आगे ले जाती है। ये एक टेस्ट केस है मेक इन इंडिया की सक्सेस का। वेरी वेल पुटन। तो एक तरफ देश की सैन्य ताकत बढ़ाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ देश के अंदर स्वास्थ्य को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है।
देश की बाहरी सुरक्षा के साथ साथ देश के अंदर नागरिकों का स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और अब एक नई साइलेंट एपिडेमिक दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हाँ, और ये एपिडेमिक है मोटापे की, ओबेसिटी की। एम्स दिल्ली समेत भारत के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के 12 बड़े एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया है। एक व्हाइट पेपर, इसमें क्या है, क्या कहती है ये रिपोर्ट? इस व्हाइट पेपर में एक बहुत ही गंभीर अनुमान लगाया गया है। क्या अनुमान है? रिपोर्ट कहती है कि बाय 2050 भारत में 17.4% महिलाएं और 10.1% पुरुष मोटापे हैं ओबेसिटी से ग्रस्त होंगे। 17% women and 12% men? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये एक पब्लिक हेल्थ डिजास्टर के बराबर है। लेकिन इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी मांग ये आंकड़े नहीं है। तो क्या है? सबसे बड़ी मांग ये है कि सरकार को मोटापे को सिर्फ एक लाइफस्टाइल फ्लॉ मानना बंद करना चाहिए। लाइफस्टाइल फ्लॉ मतलब कि ये बस किसी की गलत आदतों का नतीजा है। एग्जैक्टली। रिपोर्ट कहती है कि इसे लाइफस्टाइल फ्लॉ ना मानकर इसे कानूनी और चिकित्सीय रूप से एक क्रॉनिक डिजीज यानी एक पुरानी बीमारी का दर्जा देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर को माना जाता है। ये तो एक फंडामेंटल शिफ्ट है सोचने के तरीके में। ये एक पैराडिम शिफ्ट है। तो सिलेबस में ये कहाँ सिट होगा फॉर आवर एस्पिरेंट्स? ये जीएस पेपर 2 का एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज, पॉवर्टी एंड हंगर वाले सेक्शन में ये बिल्कुल फिट बैठता है। ये टॉपिक पब्लिक हेल्थ नैरेटिव में एक बहुत बड़े शिफ्ट को दिखाता है, इसलिए मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड इन कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। भारत में मोटापे की समस्या इतनी बड़ी कैसे हो गई? हम तो ट्रेडिशनली अंडर न्यूट्रिशन की समस्या से जूझ रहे थे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भारत एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन से गुजर रहा है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देश में बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। पहले हमारा पूरा फोकस इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे टीवी, मलेरिया और अंडर न्यूट्रिशन यानी कुपोषण पर था। और अब हम ओवर न्यूट्रिशन की क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। इसके कई कारण हैं। अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी बैठे रहने वाली जीवन शैली, और सबसे बड़ा कारण अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स यूपीएफ्स का बढ़ता चलन। पैकेज चिप्स, शुगरी ड्रिंक्स, इंस्टेंट नूडल्स। जी हाँ, ये सब। इसे ही डबल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। हाँ, है ना? एकदम सही। ये टर्म बहुत जरूरी है। हाँ। इसका मतलब है जहां एक तरफ हमारे देश में स्टंटिंग, उम्र के हिसाब से कम हाइट, और वेस्टिंग, हाइट के हिसाब से कम वजन की समस्या है, वहीं दूसरी तरफ ओबेसिटी और ओवर न्यूट्रिशन की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। और बच्चों का क्या हाल है? बच्चों के आंकड़े और भी ज्यादा डरावने हैं। 1990 से 2022 के बीच 5 से 19 साल के एज ग्रुप में ओबेसिटी कई गुना बढ़ी है। एक रीसेंट लैंसेट स्टडी के मुताबिक आज भारत में 12.5 मिलियन बच्चे मोटापे के साथ जी रहे हैं। 12.5 मिलियन चिल्ड्रन, ये तो भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। चलिए अब रिपोर्ट के की कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। ये जो ओबेसिटी क्रॉनिक डिजीज मॉडल की बात हो रही है, इस पैराडाइम को थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, अभी तक मोटापे को एक मॉरल फेलिंग की तरह देखा जाता है। मतलब अगर कोई मोटा है तो उसमें विल पावर की कमी है, वो आलसी है। एग्जैक्टली, उसे ब्लेम किया जाता है। क्रॉनिक डिजीज मॉडल इस सोच को पूरी तरह से खारिज करता है। ये कहता है कि मोटापा एक कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है। इसकी जेनेटिक, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। ये सिर्फ किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति की कमी का नतीजा नहीं है। तो ये ब्लेम बेस्ड मॉडल से सपोर्ट बेस्ड मॉडल की तरफ एक शिफ्ट है। बिल्कुल। दूसरा कॉन्सेप्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एनसीडीज। हाँ, एनसीडीज वो बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलती, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और कुछ तरह के कैंसर। और मोटापा इन सभी एनसीडीज के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। मतलब मोटापा अकेला नहीं आता, अपने साथ कई और बीमारियां लेकर आता है। हाँ, मोटापा इन सब बीमारियों का गेटवे है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेटेड एनालिसिस करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसके पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? सबसे पहले पब्लिक हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन। अभी मोटापे को लाइफस्टाइल चॉइस मानने से क्या होता है? क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनीज बैरिएट्रिक सर्जरी या मोटापे की नई दवाओं के लिए कवरेज डिनाई कर देती हैं। वो कहती हैं कि ये तो कॉस्मेटिक है, आपकी अपनी गलती है। अच्छा। लेकिन जैसे ही सरकार इसे क्रॉनिक डिजीज का दर्जा देगी, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनीज को कवरेज देना पड़ेगा। सरकार को पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इसकी स्क्रीनिंग, लॉन्ग टर्म सपोर्ट और जरूरी दवाओं के सब्सिडाइजेशन के लिए प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। तो नैरेटिव ब्लेम बेस से
मेडिकली सपोर्टेड हो जाएगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज होगा। अब इसका इकोनॉमिक डायमेंशन देखते हैं। 2050 में इतनी बड़ी आबादी के ओबीज होने का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? इसका असर विनाशकारी हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का विस्फोट होगा। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस बोझ को नहीं संभाल पाएगा। हेल्थ केयर कॉस्ट्स आसमान छूने लगेंगी। और वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी? वो घटेगी। एक बीमार वर्कफोर्स उतना प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। एब्सेंटीज्म बढ़ेगा। ये भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा है। हम अपने युवाओं की एनर्जी का फायदा नहीं उठा पाएंगे अगर वो बीमार होंगे। ये तो बहुत गंभीर बात है। अब इसका पॉलिसी एंड एथिकल डायमेंशन क्या है? देखिए, अभी तक हमारी सारी पॉलिसीज इंडिविजुअल पर फोकस करती हैं। आप एक्सरसाइज करो, आप हेल्दी खाओ। हाँ, जिम्मेदारी व्यक्ति पर डाल दी जाती है। एग्जैक्टली। इससे होता यह है कि कॉर्पोरेट फूड इंडस्ट्री की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जो कंपनियां अनहेल्दी, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बना और बेच रही हैं, उन पर कोई रेगुलेशन नहीं होता। तो पॉलिसी को इंडिविजुअल से सिस्टम पर फोकस करना होगा। बिल्कुल। सरकार को ओबेसिजेनिक एनवायरनमेंट को रेगुलेट करना होगा। ओबेसिजेनिक एनवायरनमेंट? हाँ, मतलब ऐसा माहौल जो मोटापे को बढ़ावा देता है। जैसे शहरों में पार्क्स और फुटपाथ्स की कमी, स्कूल्स के पास जंक फूड की दुकानें, मिसलीडिंग फूड एडवर्टाइजिंग, इन सबको रेगुलेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या इसकी कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं? क्या मोटापे को बीमारी घोषित करने की कोई नेगेटिव साइड भी हो सकते हैं? हाँ, क्रिटिकल एनालिसिस के लिए ये जानना भी जरूरी है। 2 पोटेंशियल नेगेटिव साइड्स हैं। बताइए। पहला, कॉर्पोरेट पुशबैक। अगर सरकार एफएमसीजी सेक्टर पर, खासकर यूपीएफ्स पर ज्यादा टैक्स लगाती है या स्ट्रिक्ट मार्केटिंग रूल्स बनाती है, तो फूड इंडस्ट्री की तरफ से जबरदस्त विरोध हो सकता है। वो कंज्यूमर चॉइस की दुहाई देंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट का हवाला देंगे। जी। और दूसरा, एक डर ये भी है कि मोटापे को पैथोलॉजाइज करने से, यानी उसे पूरी तरह से एक बीमारी बना देने से, उन लोगों का ओवर मेडिकलाइजेशन हो सकता है जो थोड़े ओवरवेट हैं पर मेटाबॉलिकली पूरी तरह से हेल्दी हैं। मतलब हर किसी को पेशेंट बना दिया जाएगा? हाँ, ये एक वैलिड कंसर्न है जिससे बैलेंस करने की जरूरत होगी। तो इस पूरी चर्चा के बाद वे फॉरवर्ड क्या है? एक्सपर्ट्स क्या सुझाव दे रहे हैं? पहला और सबसे जरूरी कदम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसे ऑफिशियली एक क्रॉनिक डिजीज घोषित करे। डिक्लेयर ओबेसिटी एज अ क्रॉनिक डिजीज। दूसरा, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स यूपीएफ्स पर एक टियर्ड टैक्सेशन सिस्टम लागू हो। जो फूड आइटम जितना ज्यादा अनहेल्दी है उस पर उतना ज्यादा टैक्स लगे। लाइक अ सिन टैक्स। बिल्कुल। और इस टैक्स से जो रेवेन्यू आए उससे हेल्दी फूड को सब्सिडाइज करने में इस्तेमाल किया जाए। तीसरा, अर्बन स्पेसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी वॉकिंग और साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए रीडिजाइन किया जाए। तो कंक्लूजन में एक हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज अप्रोच। एग्जैक्टली। मोटापे से लड़ने के लिए सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री काफी नहीं है। हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज अप्रोच की जरूरत है, जिसमें मेडिकल इंटरवेंशन के साथ साथ अर्बन प्लानिंग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट रेगुलेशन सब शामिल हों। ये एक नेशनल मिशन होना चाहिए। बहुत ही जरूरी चर्चा। आधुनिक भारत की इन चुनौतियों से अब चलते हैं हजारों साल पीछे। इतिहास के पन्नों में एक ऐसी खोज हुई है जो प्राचीन भारत की समुद्री ताकत और ग्लोबल रीच की कहानी को शायद फिर से लिख सकती है। हाँ, ये एक बहुत ही रोमांचक खोज है। इजिप्ट के मशहूर वैली ऑफ द किंग्स में, जहां बड़े बड़े फेरोज जैसे टूटनखामन को दफनाया जाता था, वहां चट्टानों पर खुदे हुए लगभग 30 प्राचीन शिलालेख मिले हैं। वैली ऑफ द किंग्स, ये तो इजिप्ट की सबसे फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। तो इन शिलालेखों में खास क्या है? खास है इनकी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज। ये शिलालेख तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत और संस्कृत में हैं। तमिल ब्राह्मी इजिप्ट में? जी हाँ, इजिप्ट में। और इनकी डेटिंग 1st से 3rd सेंचुरी सीई की है, मतलब आज से लगभग 2000 साल पुराने। ये तो कमाल है। इन शिलालेखों में लिखा क्या है? इनमें कुछ नाम मिले हैं, जैसे सिकाय कौरन और कोपन वराता कांतन। ये नाम इस बात का पक्का सबूत हैं कि प्राचीन भारतीय व्यापारी सिर्फ इजिप्ट के बंदरगाहों तक नहीं बल्कि देश के इतने अंदर तक आते जाते थे। वाओ! तो यूपीएससी के लिए ये जीएस पेपर 1 का टॉपिक हुआ। बिल्कुल। जीएस पेपर 1, इंडियन कल्चर, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ये मेंस आंसर में वैल्यू एडिशन के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? हमें इंडो रोमन ट्रेड के बारे में तो पता है, पर ये खोज उसमें क्या नया जोड़ती है? ये उस ट्रेड को एक ह्यूमन फेस देती है। देखिए, हमें पता है कि मॉनसून विंड्स की डिस्कवरी के बाद भारत और रोमन एम्पायर के बीच ट्रेड अपने चरम पर था। रेड सी के पोर्ट्स जैसे बेरिनी के और मायोस हॉर्मोस इस ट्रेड के बड़े हब्स थे।
तो भारतीय जहाज वहां जाते थे, अपना माल उतारते थे और वापस आ जाते थे। हमें अब तक यही लगता था, लेकिन ये खोज इस नैरेटिव को बदलती है। वैली ऑफ द किंग्स बंदरगाह से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, नाइल नदी के किनारे। तो मेरा भी यही सवाल है, वैली ऑफ द किंग्स तो राजाओं की कब्रगाह थी, वहां व्यापारी क्या कर रहे थे? ये इस खोज का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है। रोमन पीरियड तक वैली ऑफ द किंग्स एक तरह का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया था, जैसे आज लोग हिस्टोरिकल साइट्स देखने जाते हैं। और कुछ लोग वहां दीवारों पे अपना नाम लिखाते हैं। एग्जैक्टली ये कुछ वैसा ही है। ये खोज इस बात का सबूत है कि भारतीय व्यापारी सिर्फ बंदरगाहों पर माल उतारकर वापस नहीं जाते थे। वो वेल ऑफ थे, क्यूरियस थे और इजिप्ट के अंदरूनी हिस्सों में भी घूमते थे, टूरिज्म करते थे। ये तो पूरी इमेज ही बदल देता है। बिल्कुल। अब कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ये तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या है? तमिल ब्राह्मी तमिल भाषा को लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे पुरानी राइटिंग सिस्टम में से एक है। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट का एक वेरिएंट है जिसे साउदर्न इंडिया में अडैप्ट किया गया था। और एपिग्राफी? एपिग्राफी का मतलब है शिलालेखों का वैज्ञानिक अध्ययन। जो एक्सपर्ट इसे पढ़ते हैं उन्हें एपिग्राफिस्ट कहते हैं। अब इस नाम पर आते हैं, सिकाई कुरान। इसका क्या महत्व है? इस नाम का एटिमोलॉजिकल ब्रेकडाउन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दो शब्दों से बना है, चिकाई जिसका मतलब हो सकता है शिखा या चोटी, और कुरान जिसका मतलब है विजयी या स्लेयर। कुरान? हाँ, और कोरावाई प्राचीन चेर राजवंश की एक प्रमुख योद्धा देवी, वॉरियर गॉडेस थी। तो ये नाम एक बहुत मजबूत कल्चरल मार्कर है। ये बताता है कि ये व्यापारी अपने साथ सिर्फ सामान नहीं, अपनी संस्कृति और पहचान भी लेकर चल रहे थे। ये तो हुई डिटेल्स। अब मेंस के लिए इसका महत्व क्या है? मेंस के लिए इसके कई डायमेंशंस हैं। पहला, कल्चरल डायमेंशन। ये आई वॉज हियर लिखने की एक यूनिवर्सल ह्यूमन इम्पल्स को दिखाता है, जो 2000 साल पहले भी थी और आज भी है। ये हिस्ट्री को पर्सनल बनाता है। हिस्ट्री विद अ ह्यूमन टच। बिल्कुल। दूसरा, इकोनॉमिक हिस्टोरिकल डायमेंशन। ये खोज संगम लिटरेचर में किए गए दावों को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से वैलिडेट करती है। संगम कविताओं जैसे पटिनापलाई में यवनों ग्रीक्स रोमन्स के साथ व्यापार का जिक्र मिलता है। ये शिलालेख उस लिटरेरी एविडेंस को कॉन्क्रीट प्रूफ देते हैं। तो ये लिटरेचर और आर्कियोलॉजी को जोड़ता है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, ये यूरोसेंट्रिक नैरेटिव्स को चुनौती देता है। यूरोसेंट्रिक नैरेटिव्स? हाँ, वो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स जो यूरोप को दुनिया के केंद्र में रखते हैं। कई पश्चिमी इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीयों को पैसिव सीफेरर्स दिखाया, जो बस रोमन जहाजों के आने का इंतजार करते थे। ये खोज साबित करती है कि भारतीय एक्टिव एजेंट्स थे, वो खुद दुनिया एक्सप्लोर कर रहे थे। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इस खोज के बाद? अब क्या? पहला, एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड्स को इसे अपने करिकुलम में शामिल करना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी अपने इतिहास के इस ग्लोबल एस्पेक्ट को जाने। राइट। दूसरा, भारत सरकार को यूनेस्को और इजिप्ट के साथ मिलकर इन शिलालेखों को प्रिजर्व करने पर काम करना चाहिए। ये सिर्फ इजिप्ट की नहीं, बल्कि भारत की भी धरोहर हैं। बिल्कुल। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन, ये खोज साबित करती है कि प्राचीन दक्षिण भारतीय व्यापारी सिर्फ व्यापारी नहीं थे, बल्कि कॉन्फिडेंट कॉस्मोपॉलिटन एक्सप्लोरर्स थे, जो ग्लोबलाइज क्लासिकल वर्ल्ड के एक्टिव प्लेयर्स थे। बेहतरीन। स्वास्थ्य और इतिहास के बाद अब रुख करते हैं विविध विषयों की ओर। चलिए अब कुछ और जरूरी विषयों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले साइंस, टेक एंड गवर्नेंस। वर्ल्ड रेडियो 2026 जो 13 फरवरी को मनाया गया। जी, और इस साल की थीम बहुत ही सामयिक थी। क्या थी थीम? थीम थी रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI is a tool, not a voice. AI is a tool, not a voice. इसके हर शब्द का गहरा मतलब है। बिल्कुल, ये थीम कहती है कि AI रेडियो के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन उसे इंसान की आवाज की जगह नहीं लेनी चाहिए। मतलब AI is a means, not an end. बिल्कुल। भारत के संदर्भ में रेडियो की पहुंच आज भी बहुत ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी का नेटवर्क देखिए, 591 सेंटर्स हैं जो देश की 99.19% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। इसके अलावा 528 कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस भी हैं जो लोकल डायलेक्ट्स में ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो AI इस वास्ट नेटवर्क की मदद कैसे कर सकता है? क्या फायदे हैं? फायदे कई हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा है रियल टाइम मल्टी डायलेक्ट ट्रांसलेशन। AI एक ही न्यूज ब्रॉडकास्ट को तुरंत भारत की सैकड़ों बोलियों में ट्रांसलेट कर सकता है, जिससे इंफॉर्मेशन की रीच बढ़ेगी। ये तो जबरदस्त है। दूसरा, ऑटोमेटेड ट्रांसक्रिप्शन एंड ऑडियो आर्काइविंग। पुराने रेडियो प्रोग्राम्स को टेक्स्ट में बदलना और उन्हें डिजिटली आर्काइव करना AI से बहुत आसान हो जाएगा। और कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी? हाँ, एक तकनीक है स्पीकर डायराइजेशन।
इसका मतलब है हु स्पोक व्हेन। एआई किसी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनकर बता सकता है कि उसमें कौन-कौन बोल रहा था और किसने कब क्या बोला। ये इंटरव्यूज और पैनल डिस्कशंस को एनालाइज करने के लिए बहुत यूजफुल है। ये तो हुए फायदे, लेकिन थीम का दूसरा हिस्सा नॉट अ वॉइस, वो खतरों की तरफ इशारा करता है। क्या खतरे हैं? सबसे बड़ा खतरा है डीप फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन का। एआई का इस्तेमाल करके किसी भी ट्रस्टेड ब्रॉडकास्टर की आवाज में झूठी खबर फैलाई जा सकती है, जिससे दंगे तक भड़क सकते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। एक आरजे की आवाज में जो वार्मथ और भरोसा होता है, वो एआई जनरेट नहीं कर सकता। खासकर संकट के समय में। बिल्कुल, किसी आपदा या दंगे के समय एक विश्वसनीय मानव आवाज जो शांति की अपील करती है, उसका महत्व अनमोल है। प्रीलिम्स के लिए कोई फैक्ट्स? हाँ, भारत का पहला कम्युनिटी रेडियो 2004 में शुरू हुआ था और राम सिंह बौद्ध को रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने कम्युनिटी रेडियो को लोकप्रिय बनाने में बहुत काम किया है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? प्रसार भारती को एआई के इस्तेमाल के लिए क्लियर एथिकल गाइडलाइंस बनानी चाहिए। एआई को बैक एंड टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रंट एंड वॉइस ह्यूमन ही रहनी चाहिए। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, गवर्नेंस एंड डेटा। जी, एनएसएसटीए यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स ट्रेनिंग एकेडमी का 18 फाउंडेशन डे मनाया गया। और इसकी थीम भी काफी फ्यूचर फोकस्ड थी। हाँ, थीम थी री-इमेजिनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स टू अचीव द विजन ऑफ विकसित भारत एट 2047। इसमें दो की टर्म्स है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स और कैपेसिटी बिल्डिंग। पहले बताइए, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स वो डेटा है जो गवर्नमेंट एजेंसीज कलेक्ट, कंपाइल और पब्लिश करती हैं, जैसे सेंसस डेटा, जीडीपी फिगर्स, इन्फ्लेशन डेटा। ये देश की पॉलिसी मेकिंग का आधार होते हैं। और थीम में एक और फ्रेज है, एआई रेडीनेस ऑफ डेटा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे डेटा कलेक्शन और मैनेजमेंट सिस्टम्स को इस तरह से तैयार करना कि उन पर एआई एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स को आसानी से अप्लाई किया जा सके। मतलब डेटा साइलोस को तोड़ना। अभी हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा अलग फॉर्मेट में है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का अलग। एआई रेडीनेस को मतलब है इन डेटा सेट्स को हार्मोनाइज्ड बनाना, ताकि उन्हें मिलाकर मीनिंगफुल इनसाइट्स निकाली जा सकें। मेंस के लिए गुड डेटा क्यों जरूरी है? गुड डेटा इज द बेडरॉक ऑफ गुड गवर्नेंस। टारगेटेड डीबीटी स्कीम्स के लिए ये जानना जरूरी है कि असल लाभार्थी कौन है। गुड डेटा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स को कम करता है। और कैपेसिटी बिल्डिंग में अब क्या बदलाव चाहिए? अब हमें मैनुअल सैम्पलिंग मेथड से आगे बढ़कर बिग डेटा एनालिटिक्स, एआई, एमएल की तरफ शिफ्ट करना होगा। हमारे स्टैटिस्टिशियंस को इन नई टेक्नोलॉजीज में ट्रेन करना होगा। इसमें चुनौतियां क्या हैं? सबसे बड़ी चुनौती है डेटा साइलोज। दूसरा, डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स। हमें डेटा का इस्तेमाल करना है, पर नागरिकों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है, खासकर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीटीपी एक्ट के आने के बाद। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड है नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मजबूती से लागू करना और सिविल सर्वेंट्स की कंटिन्यूअस डिजिटल अपस्किलिंग। इसे मिशन कर्मयोगी से भी लिंक किया जा सकता है। बिल्कुल। अब अगला टॉपिक, इकोनॉमी एंड डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्यूए कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। क्यूए मतलब क्वालिटी एश्योरेंस। और इसकी थीम थी ट्रेसेबिलिटी, स्पीड एंड ट्रस्ट। जी, इस कॉन्क्लेव में एक की कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर दिया गया, ग्रीन चैनल स्टेटस। ये ग्रीन चैनल स्टेटस क्या होता है? ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट में क्वालिटी कंट्रोल का एक मॉडर्न अप्रोच है। पारंपरिक सिस्टम में डीजीक्यूए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस हर एक नट और बोल्ट को खुद इंस्पेक्ट करती थी, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता होगा। बहुत ज्यादा। ग्रीन चैनल स्टेटस उन ट्रस्टेड प्राइवेट फर्म्स को दिया जाता है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इन फर्म्स को सेल्फ सर्टिफाई करने की इजाजत होती है। मतलब डीजीक्यूए उन पर भरोसा करती है कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को खुद ही फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली, ये ट्रस्ट पर काम करता है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है और सप्लाई चेन बॉटलनेक्स कम होते हैं, जिससे सेना को सामान जल्दी मिलता है। और थीम में जो डिजिटल ट्रेसेबिलिटी शब्द है, इसका मतलब है कि ईआरपी सिस्टम्स या ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हर कंपोनेंट की ओरिजिन को ट्रैक करना। मतलब एक टैंक में लगा हुआ कोई पार्ट कहां बना, किस बैच का है, उसकी पूरी हिस्ट्री डिजिटली अवेलेबल हो। तो निष्कर्ष ये है कि यह प्राइवेट सेक्टर और मिलिट्री के बीच ट्रस्ट को बढ़ाता है, जो सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है। अब इन सब टॉपिक से एक एथिक्स लिंकेज निकालते हैं। जरूर, एक केसलेट बनाते हैं। AI versus human empathy in public broadcasting during a crisis. ओके। एथिकल डिलेमा है efficiency versus authenticity. सिनेरियो क्या है? सिनेरियो है
कि एक सुपर साइक्लोन कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ रहा है। ऑल इंडिया रेडियो को लोगों को एवैक्यूएट करने की चेतावनी देनी है। उस एरिया में 15 अलग-अलग लोकल डायलेक्ट्स बोली जाती हैं। ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, एक एआई सिस्टम का इस्तेमाल करें जो चेतावनी को तुरंत 15 बोलियों में ट्रांसलेट करके ब्रॉडकास्ट कर सकता है, लेकिन आवाज रोबोटिक होगी। ऑप्शन 2, एक जाने पहचाने ह्यूमन ब्रॉडकास्टर से अपील करवाएं जो सिर्फ 2-3 मुख्य भाषाओं में बोल सकता है, लेकिन उसकी आवाज में एम्पैथी और ट्रस्ट है। ये तो एक क्लासिक एथिकल डिलेमा है। हाँ, एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखें तो एआई वाला ऑप्शन सही लगता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाकर ज्यादा जानें बचा सकता है। ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन एक वर्च्यू एथिक्स के पर्सपेक्टिव से संकट के समय में कंपैशन, ट्रस्ट, रीएश्योरेंस जैसी वर्च्यूज ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्या लोग एक रोबोटिक आवाज पर भरोसा करके अपना घर छोड़ेंगे? शायद नहीं। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन शायद एक हाइब्रिड अप्रोच है। एआई को बैकएंड पर ट्रांसलेशन के लिए यूज किया जाए, स्क्रिप्ट तैयार की जाए और फिर फाइनल मैसेज को एक ह्यूमन ब्रॉडकास्टर द्वारा लोकल कम्युनिटी लीडर्स द्वारा उनकी अपनी आवाज में डिलीवर करवाया जाए। एफिशिएंसी और ऑथेंटिसिटी दोनों का संतुलन। ब्रिलियंट। अब जल्दी से आज की चर्चा में आए, कुछ प्लेसेस, पर्सन्स और रिपोर्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल। वैली ऑफ द किंग्स, ये इजिप्ट में है। यहाँ तमिल ब्राह्मी शिलालेख मिले हैं जो एंशिएंट इंडो इजिप्शियन ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट का सबूत है। सेवा तीर्थ, न्यू दिल्ली। ये पीएमओ, एनएससीएस और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का नया इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का हिस्सा है। राम सिंह बोध, इन्हें रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कम्युनिटी रेडियो को भारत में लोकप्रिय बनाने में इनका बड़ा योगदान है। डॉक्टर वी मोहन, वो भारत के एक प्रसिद्ध डायबिटोलॉजिस्ट हैं और उस एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा थे जिसने मोटापे को क्रॉनिक डिजीज घोषित करने की मांग की है। एक्सीलेंट। अब आते हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स के क्विक रिवीजन पर। चलिए अब आज की चर्चा से निकले कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मैं फैक्ट बोलूंगी और आप उसका कॉन्टेक्स्ट और इम्पोर्टेंस 1-2 लाइन में समझाएंगे। डन। पहला फैक्ट, सेवा तीर्थ। याद रखिए ये पीएमओ, एनएससीएस और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के लिए है। प्रीलिम्स में ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट देकर कंफ्यूज किया जा सकता है। दूसरा, कर्तव्य भवन। ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की नई बिल्डिंग्स हैं जहां सारे प्रमुख मंत्रालय कंसोलिडेटेड हैं। इसका उद्देश्य इंटर मिनिस्टेरियल सिनर्जी है। तीसरा, हर्बर्ट बेकर। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, लुटियंस नहीं, ये कॉमन मिस्टेक है। चौथा, 4 स्टार GRAIH का रेटिंग। ये सेंट्रल विस्टा की नई बिल्डिंग्स की एनवायरमेंटल क्रेडेंशियल्स हैं। GRAIH भारत का अपना ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है। पांचवा, 3.60 लाख करोड़ रुपए। ये हाल ही में डैक द्वारा अप्रूव की गई डिफेंस डील्स की कुल कीमत है। भारत की सबसे बड़ी रक्षा खरीद में से एक। छठा, 114 MRFA। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने वाले मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या है। ये रफाल जेट्स होंगे। सातवां, 90 जेट्स इन इंडिया। ये 114 में से भारत में बनने वाले रफाल जेट्स की संख्या है। ये मेक इन इंडिया इन डिफेंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। आठवां, 29 स्क्वाड्रंस। ये इंडियन एयरफोर्स की करंट इफेक्टिव फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 है। ये क्रिटिकल गैप दिखाता है। नौवां, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON। ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP का पहला स्टेप है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन होना नहीं है। 10वां, ASHAPS। एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। ये एक अनमैन्ड सर्विलेंस प्लेटफॉर्म है जो सैटेलाइट और ड्रोन का हाइब्रिड है। 11वां, विभाव एंटी टैंक माइंस। ये आर्मी के लिए खरीदी जा रही हैं। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। 12वां, 17.4% women obese by 2050। ये एम्स व्हाइट पेपर का प्रोजेक्शन है। ये भारत के लूमिंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को दिखाता है। 13वां, chronic disease model for obesity। ये व्हाइट पेपर की सेंट्रल डिमांड है। इसका मतलब है मोटापे को लाइफस्टाइल फ्लॉ की जगह एक बीमारी मानना। 14वां, double burden of malnutrition। इसका मतलब है एक ही पॉपुलेशन में अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन का एक साथ पाया जाना। 15वां, Valley of the Kings, Egypt। यहाँ तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। 16वां, सिकाय कोरन। ये इजिप्ट में मिले शिलालेख पर एक भारतीय व्यापारी का नाम है, जो संगम एरा ट्रेड का सबूत है। 17वां, वर्ल्ड रेडियो डे थीम 2026।
रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज अ टूल नॉट अ वॉइस। 18वां स्पीकर डायराइजेशन। ये एक AI टेक्नोलॉजी है जो ऑडियो में हु स्पोक व्हेन को पहचानती है। 19वां NSSTA। नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये भारत के ऑफिशियल स्टैटिस्टिशियंस की ट्रेनिंग के लिए नोडल एजेंसी है। 20वां AI रेडीनेस ऑफ डेटा। इसका मतलब है डेटा को हार्मोनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड बनाना ताकि उस पर AI मॉडल्स अप्लाई किए जा सकें। 21वां ग्रीन चैनल स्टेटस। ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट में ट्रस्टेड प्राइवेट फर्म्स को दिया जाता है जिससे वो सेल्फ सर्टिफाई कर सकें और डिलीवरी स्पीड अप हो। 22वां डिजिटल ट्रेसेबिलिटी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हर कंपोनेंट के ओरिजिन और लाइफ साइकिल को डिजिटली ट्रैक करना। और 23वां राम सिंह बुद्ध। इन्हें रेडियो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फैंटास्टिक, ये एक बहुत ही थरो रिवीजन था। जी हाँ। अब चलते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट पर, मेंस प्रैक्टिस और क्विज। चलिए अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आते हैं। मैं धीरे धीरे हर प्रश्न को पढ़ूंगी और फिर आप उसका एक मॉडल आंसर स्ट्रक्चर बताएंगे कि उसमें क्या लिखना है, कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं और कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। जरूर। India's defense preparedness. Critically analyze this statement in the context of India's two-front threat and the Make in India initiative. 15 marks, 250 words. बहुत ही अच्छा और रेलेवेंट सवाल है। इसका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए? इंट्रोडक्शन में आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करना है। आप इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के डेटा से शुरू कर सकते हैं। सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 42 वर्सेस करंट स्ट्रेंथ ऑफ 29। ये इमीडिएटली एग्जामिनर को बताएगा कि इस खरीद की जरूरत क्यों थी। फिर आप टू फ्रंट थ्रेट चाइना एंड पाकिस्तान का जिक्र करें। ठीक है, तो डेटा और कॉन्टेक्स्ट से शुरुआत। अब बॉडी में? बॉडी को दो हिस्सों में बांटना है। पहले हिस्से में स्टेटमेंट के फॉर्म में आर्ग्यूमेंट्स दें। बताएं कि ये पैराडाइम शिफ्ट कैसे है। इसमें क्या पॉइंट्स आएंगे? इसमें पहला पॉइंट होगा इनहैंस्ड डिटरेंस कैपेबिलिटी, या राफेल की कैपेबिलिटीज जैसे मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल्स का जिक्र करें और बताएं कि ये टू फ्रंट डिटरेंस को कैसे मजबूत करेगा। दूसरा पॉइंट होगा टेक्नोलॉजिकल लीप फ्रॉगिंग। यहाँ HAPS का कॉन्सेप्ट समझाएं और नियर स्पेस डोमिनेंस जैसे कीवर्ड का इस्तेमाल करें। तीसरा पॉइंट होगा बूस्ट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मेक इन इंडिया के एंगल से। बताएं कि 90 जेट्स भारत में बनने से कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और एक डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनेगा। ये तो हुए फॉर के आर्ग्यूमेंट्स। सवाल में क्रिटिकली एनालाइज करने को कहा है, तो चैलेंजेस भी बताने होंगे। बिल्कुल। बॉडी के दूसरे हिस्से में चैलेंजेस या क्रिटिकल पॉइंट्स बताएं। पहला पॉइंट होगा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस डिलेज। बताएं कि AON से फाइनल इंडक्शन तक का सफर लंबा हो सकता है, जिससे इंटरिम वल्नरेबिलिटी बनी रहेगी। दूसरा पॉइंट कॉस्ट एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी। बताएं कि ये एक बहुत महंगी डील है और इसका असर डिफेंस बजट के दूसरे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पर पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी। क्या DRDO और HAL इस एडवांस टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करके इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। एक्सीलेंट ब्रेकडाउन। और कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक और बैलेंस्ड होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि ये डील निस्संदेह भारत की सैन्य क्षमता में एक बड़ी छलांग है, लेकिन इसकी असली सफलता टाइमली एक्सिक्यूशन, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में रिफॉर्म पर निर्भर करेगी। फ्रॉम अ बायर टू अ बिल्डर ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इस फ्रेज के साथ एंड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल कल्चर से, GS पेपर 1। The discovery of Tamil Brahmi inscriptions in Egypt's Valley of the Kings provides concrete archaeological evidence to the claims made in Sangam literature about ancient India's global maritime trade. Elaborate. 10 marks, 150 words. ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एलैबोरेट वाला सवाल है। इसका अप्रोच क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन में सीधे डिस्कवरी का जिक्र करें कि इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में 1st 3rd सेंचुरी CE के तमिल ब्रह्मी शिलालेख मिले हैं, जिनमें शिकाई कौरन जैसे नाम है। और बॉडी में? बॉडी में आपको दो चीजों को कनेक्ट करना है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और लिटरेरी एविडेंस। कैसे? एक तरफ बताएं कि ये शिलालेख क्या साबित करते हैं। A, सिर्फ कोस्टल ट्रेड नहीं, बल्कि इनलैंड ट्रैवल बाय इंडियन ट्रेडर्स। B, अ कॉन्फिडेंट एंड कॉस्मोपॉलिटन मर्चेंट क्लास। C, कल्चरल एक्सचेंज, नॉट जस्ट कमर्शियल। दूसरी तरफ इसे संगम लिटरेचर से जोड़ें। बताएं कि पैटिनापोलाई और अकाना नुरूज जैसी रचनाओं में यवनों यानी ग्रीक्स, रोमन्स के साथ ट्रेड, उनके जहाजों और सोने का जिक्र मिलता है।
तो पॉइंट ये बनाना है कि जो बात किताबों में लिखी थी उसका अब पत्थर पर लिखा सबूत मिल गया है। एग्जैक्टली और एक पॉइंट जरूर ऐड करें कि यह खोज यूरोसेंट्रिक नैरेटिव्स को चैलेंज करती है जो भारतीयों को पैसिव ट्रेडर्स के रूप में चित्रित करते थे। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में लिखें कि यह खोज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को रीइवैल्यूएट करने और भारत की अर्ली ग्लोबल कनेक्शंस को समझने के लिए नए रास्ते खोलती है। इट वैलिडेट्स आवर लिटरेरी सोर्सेज एंड एनरिचेस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर पास्ट। परफेक्ट। अब तीसरा सवाल हेल्थ से। जीएस पेपर 2, Declaring obesity a chronic disease rather than a lifestyle flaw is a necessary policy shift to combat the rising NCD crisis in India. However, this approach is not without its challenges. Discuss. 15 marks, 250 words. ये डिस्कस वाला सवाल है, तो इसमें फॉर और अगेंस्ट दोनों आर्ग्यूमेंट्स को बैलेंस करना है। इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करें? इंट्रोडक्शन में आप एम्स व्हाइट पेपर के डेटा से शुरू कर सकते हैं। 2050 तक ओबेसिटी प्रोजेक्शंस का जिक्र करें और इसे भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए एक खतरे के रूप में फ्रेम करें। और बॉडी के पहले हिस्से में बताएं कि इसे क्रॉनिक डिजीज घोषित करना क्यों नेसेसरी पॉलिसी शिफ्ट है। पॉइंट्स क्या होंगे? पहला, शिफ्टिंग द नैरेटिव फ्रॉम ब्लेम टू सपोर्ट, इससे स्टिग्मा कम होगा। दूसरा, अनलॉकिंग हेल्थ केयर एक्सेस, इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, पब्लिक हेल्थ सिस्टम में स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स बनेंगे। तीसरा, एनेबलिंग पॉलिसी इंटरवेंशंस, ये सरकार को फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करने, एग्जाम्पल जंक फूड टैक्स, और ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट से लड़ने के लिए एक लीगल एंड मॉरल जस्टिफिकेशन देगा। ये तो हुए फॉर के आर्ग्यूमेंट्स। अब चैलेंजेस वाले हिस्से में क्या लिखे? चैलेंजेस में 3 पॉइंट्स बताएं। पहला, रिस्क ऑफ ओवर मेडिकलाइजेशन, डर है कि हर ओवरवेट व्यक्ति को पेशेंट मान लिया जाएगा। दूसरा, इकोनॉमिक पुशबैक, एफएमसीजी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ से विरोध हो सकता है। तीसरा, स्ट्रेन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो पहले से ही ओवरबर्डन्ड है, क्या वो करोड़ों नए पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए तैयार है? बहुत बैलेंस्ड। और कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड दें। कहें कि मोटापे को एक क्रॉनिक डिजीज घोषित करना एक जरूरी कदम है, लेकिन इसे एक होलिस्टिक हेल्थ इन ऑल पॉलिसीज अप्रोच के साथ इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। सिर्फ मेडिकल मॉडल काफी नहीं है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, अर्बन प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट रेगुलेशन भी उतने ही जरूरी हैं। बहुत ही डिटेल्ड और क्लियर स्ट्रक्चर्स, इससे एस्पिरेंट्स को बहुत मदद मिलेगी जी। अब चलते हैं आज के क्विज पर। मैं सवाल और ऑप्शंस पढ़ूंगी, 10 सेकंड का पॉज दूंगी और फिर आप सही जवाब और उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। लेट्स बिगिन। पहला सवाल, हु वॉज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स ऑन रायसीना हिल? ए. एडविन लुटियंस, बी. हर्बर्ट बेकर, सी. लॉर्ड अर्विन, डी. ली कॉर्बूजिया। सही जवाब है बी, हर्बर्ट बेकर। एक्सप्लेन कीजिए। बिल्डिंग्स यानी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का डिजाइन हर्बर्ट बेकर का था। ली कोबूजियर ने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था और लॉर्ड इरविन उस समय वाइसरॉय थे। दूसरा सवाल, The acceptance of necessity, AON, is the first step in the Defense Acquisition Procedure, DAP. What does it signify? A. The final contract has been signed. B. The government has formally acknowledged the military's need for the equipment. C. The equipment has been delivered and inducted. D. The price negotiations have been completed. सही जवाब है बी, द गवर्नमेंट हैज फॉर्मली एक्नॉलेज्ड द मिलिट्री नीड फॉर द इक्विपमेंट। क्यों? AON सिर्फ इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, यानी जरूरत को मान लिया गया है। इसके बाद RFP, ट्रायल्स, प्राइस नेगोशिएशंस और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जैसे कई स्टेप्स होते हैं। तो A, C और D ये सब AON के बाद के स्टेजेस हैं। तीसरा सवाल, Which of the following is not located in the newly inaugurated Seva Tirth complex? A. Prime Minister's Office, PMO. B. National Security Council Secretariat. C. Supreme Court of India. D. Cabinet Secretariat. सही जवाब है C, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Explanation. सेवा तीर्थ को टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडीज के लिए बनाया गया है। PMO, NSCS और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ये तीनों एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जुडिशरी का हिस्सा है और उसकी अपनी अलग बिल्डिंग है। चौथा सवाल, The AIMS white paper recommends a paradigm shift in viewing obesity. What is this shift? A. From a chronic disease to a lifestyle flaw. B.
from a genetic problem to a psychological problem, C, from a lifestyle flaw to a chronic disease, D, from a national issue to a personal issue. सही जवाब है सी, फ्रॉम अ लाइफस्टाइल फ्लॉ टू अ क्रॉनिक डिजीज। ये तो क्लियर है। हाँ, रिपोर्ट का सेंट्रल आर्गुमेंट यही है कि मोटापे को विल पावर की कमी न मानकर एक कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल बीमारी माना जाए ताकि इसका प्रॉपर मेडिकल एंड पॉलिसी लेवल रिस्पॉन्स तैयार हो सके। और पांचवा सवाल, The term SHABs, recently in the news, refers to A, a new type of submarine, B, a high-altitude pseudo-satellite for surveillance, C, a new indigenous assault rifle, D, an anti-tank guided missile. सही जवाब है बी, अ हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट फॉर सर्वेलेंस। Explanation? ASHAPS का फुल फॉर्म है एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। ये स्ट्रेटोस्फीयर में ऑपरेट करने वाला एक सोलर पावर्ड अनमैन्ड प्लेटफॉर्म है जो लॉन्ग ड्यूरेशन सर्वेलेंस एंड कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका बाकी ऑप्शन से कोई संबंध नहीं है। बहुत बढ़िया। तो आज की हमारी लंबी और गहरी चर्चा से कुछ बहुत साफ बातें निकल कर आती है। पहली, गवर्नेंस। प्रशासनिक सुधार के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंसोलिडेशन कितना जरूरी है, ये हमने सेवा तीर्थ से सीखा। दूसरी, डिफेंस। भारत अपनी सुरक्षा के लिए अब सिर्फ विदेशी खरीद पर निर्भर नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया के जरिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल कर रहा है। तीसरी, हेल्थ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, खासकर मोटापा, भारत के लिए अगला बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है जिस पर पॉलिसी लेवल पर ध्यान देने की तत्काल ज़रूरत है। और आखिर में कल्चर। हमारा प्राचीन इतिहास साहित्यिक स्रोतों से भी कहीं ज़्यादा समृद्ध और ग्लोबलाइज्ड था, जैसा कि इजिप्ट में मिले शिलालेखों ने साबित किया है। जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम किसी इंसान की कंफर्टिंग आवाज़ की हूबहू नकल कर सकता है और आपदा की चेतावनी को 100 स्थानीय बोलियों में तुरंत ट्रांसलेट कर सकता है, तो क्या पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग में एक असली बायोलॉजिकल ह्यूमन वॉइस का ना होना वाकई कोई मायने रखता है? आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।